हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वायरस एजुकेशन सेंटर। तो बच्चों, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एसएसटी क्लास का। और एसएसटी क्लास में आज हम बहुत ही स्टोरी टेलिंग वे में हम आज सीखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओवरऑल बच्चों, इस लेक्चर का सिनेरियो ये है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। अगर किसी की भी लाइफ में आज़ादी हो तो वो कितना फ्रीडम अपने आप को महसूस करता है। इसी तरीके से 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि यूरोप में फ्रांस को क्या हुआ, आज़ादी मिल गई। तो पूरे यूरोप में एक होड़ मच गई कि हमको कैसे नेशन स्टेट बनना है और हमको कैसे आज़ादी चाहिए। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि 1848 में फ्रेडरिक सॉरियो, जो कि क्या थे, एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई। स्टूडेंट, 4 पेंटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो आपके यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है। और यही क्या पेंटिंग हमारे सिलेबस में भी है। तो ओवरऑल ये पेंटिंग हमको क्या समझाती है, हम इसमें समझेंगे। तो जो फ्रेडरिक सॉरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी, बहुत फेमस पेंटिंग है ये, हमारा पूरा यूरोप का जो नेशनलिज्म है उसको समझाएगी। किस तरीके से बताना है, देखो आपको यहाँ पर एक दिख रही होगी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये क्या बताती है, ये है सिंबल ऑफ फ्रीडम का। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एक लाइन चल रही है जो इस तरीके से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पार हो गए, यानी वो क्या है, वो कंट्री क्या है, आज़ाद हो चुकी हैं। जैसे इसमें यूएसए और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस क्या है, अभी तक क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए। लेकिन इससे पीछे के जो कंट्रीज़ हैं वो आपको लाइन बाय लाइन दिख रहे हैं। ये क्या हो रहा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर क्या बढ़ रहे हैं, आगे की ओर क्या रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जा रहे हैं। और क्या आपको एक आसमान में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, एंजल ऑफ गॉड। इन सबको देखकर क्या है, ये क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और आपको ये जो कूड़ा कचरा दिख रहा है, ये कूड़ा कचरा क्या है, ये निशानी है मोनार्की की। मोनार्की यानी वो राजा बादशाह जो क्या करते थे, बहुत सारे मुकुट, तलवारें और जो भी उनके पास था, क्या है, ये सब टूटा फूटा यहाँ पर पड़ा है। तो ओवरऑल इस पेंटिंग ने ये बताया कि आज़ादी किस तरीके से मिले यूरोप में, और यूरोप में कंट्री वाइज कैसे कैसे नेशनलिज्म की भावना जागृत होती है। तो स्टूडेंट देखते हैं, उस समय जब इन आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई तो ये उस समय के रीजन में बहुत ही टफ मामला था, क्योंकि उस समय क्या होता था, मोनार्की हर स्टेट में क्या थी, मोनार्की थी। पूरे यूरोप के अंदर मोनार्की थी, जगह जगह क्या थी, एम्पायर थे। तो जिस समय आर्टिस्ट ये पेंटिंग बना रहा था, बहुत आसान काम नहीं था। इसलिए इस पेंटिंग को और इस विज़न को, जो विज़न में यहाँ पर दिखाया है आर्टिस्ट ने, उस विज़न को बोला गया यूटोपियन विज़न। तो उस समय बहुत सारे देश क्या थे, आज़ाद नहीं थे। जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, पोलैंड, फ्रांस, ये क्या थे, लाइन बाय लाइन लगे हुए थे। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अब रिवाइज करते हैं चैप्टर का। हमने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रांस को आज़ादी मिलती है वो 1789 में मिलती है। उससे हमें क्या सीख मिलती है कि सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की। अगर किसी देश में मोनार्की ख़त्म हो जाए, लेकिन मोनार्की ख़त्म होने के बाद में वो देश एकजुट कैसे रहेगा, ये फीलिंग्स उस देश की सिटीजन में होना चाहिए। तो इन्हीं सब को लेकर फ्रेंच ने क्या क्या आइडियाज़ लेकर आए अपनी कंट्री को कलेक्टिव रखने के लिए, वहाँ के सिटीजन को कलेक्टिव रखने के लिए, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हम सीखेंगे कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या आइडियाज़ लाए अपने नेशन को कलेक्टिव रखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, उन्होंने न्यू आइडियाज़ में ला पात्रे, यानी फ्रांस के लोगों ने कहा कि फ्रांस हमारा क्या है, एक फादरलैंड है। और सिटियन, सिटियन का मीन्स होता है, उन्होंने क्या कहा कि ये हम जितने भी फ्रांस हैं, यानी कोई भी रीजन में किसी तरीके की लैंग्वेज बोलता हो या किसी भी रिलीजन को क्या करता हो, बिलोंग करता हो, वो क्या है, फ्रांस के सारे क्या है, सिटीजन है। इसके बाद में देखते हैं, उन्होंने एक न्यू फ्लैग ऑफ फ्रांस का बनाया, फ्रांस का एक न्यू फ्लैग बनाया। उसके बाद में स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे हमारे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी हम लोगों को क्या करते हैं, हम किसी एक मेंबर को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं
और वो पार्लियामेंट में जाकर बैठता है और हमारी जो रिप्रेजेंट करता है, हमारे कोई भी मुद्दे होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट में क्या है, डिस्कस करता है। इसी तरीके से फ्रांस के लोग भी क्या कर रहे थे, एक न्यू आइडिया लेकर आए कि कोई एक मेंबर हमारा इलेक्ट होगा और वो हमारा क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड इन्होंने क्या कहा, हाइमेंस, यानी उस समय जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो लोग वहाँ पर शहीद हुए थे, उनके लिए क्या करा गया, उनको याद करने के लिए एक रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ द नेशन, और देश के नाम में क्या करा गया, उनको याद किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़। उन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटा दिया, यानी बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के टैक्स थे, इन सारे टैक्स को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं द स्टेट ऑफ जर्नल वाज इलेक्टेड बॉडी ऑफ सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशन। उन्होंने क्या करा, एक स्टेट ऑफ जर्नल को क्या करा, इलेक्ट करा, जैसे हमारे इंडिया में होता है, इसी तरीके से उन्होंने न्यू रूल में लेकर आए। उसके बाद रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्कर्ड, यानी जो रीजनल लैंग्वेज थी उसको क्या करा गया, हटा दिया गया, और वन लैंग्वेज वहाँ पर कॉमन लैंग्वेज को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। लास्ट इन्होंने क्या करा, स्पीकिंग एंड राइटिंग और अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज एडप्टेड, और जो हमारे मेजरमेंट एंड वेट का जो वहाँ पर पैमाना था उसको क्या किया गया, इक्वल किया गया। होता क्या था कि कहीं 1 किलो में 10 प्याज मिल रही हैं तो 1 किलो में कहीं क्या होती थी, 30 प्याज मिलती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट का एक पैमाना बनाया। तो ये सारे फ्रांस में जो नए लोग जो सिटीजन थे, उन्होंने ये सारे पॉइंट क्या किए गए, न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, स्पीड ऑफ द नेशनलिज्म। ये जो जब फ्रांस हमारा आज़ाद हो जाता है तो किस तरीके से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की क्या होती है, बाहर आ जाती है, यानी हर यूरोपियन को ये लगने लगता है, हर कंट्री को ये लगने लगता है कि हमको भी क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो किस तरीके से नेशनलिज्म की जो पूरी भावना है पूरे यूरोप के अंदर कैसे फैलती है, तो जो स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म है, यानी फ्रांस के जो लोग थे वो क्या करते थे, जैकोबिन क्लब बनाते थे। इसमें वो लोग होते थे, मैंने बताया कि इसमें जैकोबिन क्लब में वो लोग थे जो क्या कहते, बहुत गरीब तबके थे। गरीब तबके मतलब जो सिटीजन, यानी फ्रांस की आज़ादी में क्या करा गया था, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाया था। यही क्या कर रहे थे, अलग अलग यूरोपियन कंट्री में जाकर जैकोबिन क्लब बनने लगे। तो जैकोबिन क्लब बनने लगे तो तब क्या हुआ, वहाँ के लोग क्या होने लगे, कलेक्टिव होने लगे। उसके बाद में क्या गया, देयर कैंपेनिंग ओपनड वे ऑफ द फ्रेंच आर्मी टू एंटर हॉलैंड बेल्जियम। कभी कभी क्या होते थे, ये फ्रेंच लोग हॉलैंड बेल्जियम इसी आर्मी क्या होते थे, एंटर हो जाते थे। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज कैरिड थ्रू आउट द यूरोप। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसीज जो थे वो पूरे यूरोप में क्या करने लगे, नेशनलिज्म की जो भावना थी यानी उसको पूरे यूरोप में क्या कराने लगे, इंट्रोड्यूस कराने लगे। इंट्रोड्यूस कैसे कराया, उन्होंने फ्रांस के यानी फ्रांस से हटकर अलग अलग कंट्रीज़ में यानी यूरोप की पूरी कंट्रीज़ में जाकर जैकोबिन क्लब को बनवाया। उसके बाद में वहाँ पर भी क्या होने लगा, मोनार्की के अगेंस्ट क्या हो गए, प्रोटेस्ट होने लगे। इस तरीके से स्टूडेंट देखा कि किस तरीके से फ्रांस में जब आज़ादी आई यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में ही पूरे यूरोप में 1 बाई 1 कंट्रीज़ क्या होने लगी, डेमोक्रेटिक बनने लगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेपोलियन कोड। स्टूडेंट होता क्या है, इस बीच में क्या होता है कि फ्रांस को आज़ादी तो मिल गई, फ्रांस को आज़ादी मिल गई है 1789 में, और 1789 से 1799 यानी 10 साल के पीरियड के अंदर क्या होता है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, फिर सडनली क्या होता है, नेपोलियन आ जाता है। यानी नेपोलियन जब आता है, नेपोलियन क्या था, एक डिक्टेटरशिप था, यानी एक क्या था, तानाशाह था। तो वो आन के कैसे गद्दी पर बैठ जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस तरीके से आया था। हमारे सिलेबस में अभी हम यहीं तक डिस्कस करेंगे कि नेपोलियन जो फ्रांस की गद्दी पर बैठ जाता है तो कैसे बैठ जाता है, बट ये समझेंगे कि 10 साल के पीरियड के बाद में अचानक क्या होता है, नेपोलियन वहाँ का क्या हो जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाता है। वो क्या करता है, एक इंट्रोड्यूस कराता है नेपोलियन कोड 1804। 1804 के अंदर स्टूडेंट क्या था, 1804 के अंदर था रिमूव ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। उसने क्या करे, जो प्रिविलेज थे यानी बर्थ के प्लेस पे जो होते थे, जैसे चर्च था, चर्च के बाद में चर्च के जो भी लोग होते थे उनको लैंड ओनर होता था, जैसे
अगर किंग्स है, किंग्स के बाद में लैंड है, तो क्या होता था, एक हायर जो सोसाइटी होती उसी को ही सब क्या मिले हुए थे, बर्थ के बेस पे प्रिविलेजेस मिले हुए थे। यानी वही सोसाइटी में क्या कर सकता था, लैंड को खरीद सकता था या बेच सकता था। तो क्या था, इसको भी क्या करा गया, नेपोलियन ने क्या करा, हटा दिया। यानी बर्थ के प्लेस पे प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। यानी इसके लॉ में क्या थे, सारे लोग इक्वल थे। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी का मीन्स ये था कि सिर्फ राजा और चर्च के लोग ही उस समय क्या कर सकते थे, प्रॉपर्टी को खरीद सकते थे। तो इसने, नेपोलियन ने कहा कि इस नेपोलियन कोड के अंदर ये बताया गया है कि अब ऐसा नहीं है, हर पर्सन क्या कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। अब केवल चर्च के लोग या राजा यानी किंगडम्स के लोग, कोई भी ऐसा रीजन, अब ऐसा कोई रीजन नहीं रहेगा कि सिर्फ यही लोग खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या करा गया, राइट टू प्रॉपर्टी के जो उन्होंने रूल बनाए थे नेपोलियन कोड ने, उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या करा गया, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था स्टूडेंट, फ्यूडल सिस्टम अब हम यहाँ पर समझेंगे। फ्यूडल सिस्टम इस तरीके से था, अगर लैंड है, कोई लैंड यानी खरीदना है, तो सिर्फ वो राजा खरीदता था, यानी राजा के बाद में चर्च के पास होता था और एरिस्टोक्रेट के पास होता। लास्ट में रह जाते थे हमारे पीजेंट। तो पीजेंट क्या होते थे, यही बेचारे गरीब लोग क्या हो जाते थे, दब जाते थे इसके अंदर। तो स्टूडेंट फ्यूडल सिस्टम के अंदर जो हमारा लैंड ओनर होता था वो किंग्स होता था, किंग्स के बाद में चर्च के पास आती थी और एरिस्टोक्रेट्स के पास आती थी। यानी उस समय के फ्रांस के जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उन्हीं के पास में क्या होती थी, लैंड होती थी। और पीजेंट को कोई भी ये अधिकार राइट नहीं था कि वो अपने पास लैंड रख सके। ये सिर्फ क्या करते थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर किया करते थे और उसके बदले इनको काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। तो फ्यूडल सिस्टम को स्टूडेंट समझे, और ये फ्यूडल सिस्टम भी नेपोलियन कोड के आने की वजह से हटा दिया गया। उसके बाद में गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शन, यानी टैक्स के जो मेजरमेंट के जो पैमाने थे अलग अलग जगह पे, कहीं पर 5%, कहीं पर 10%, इन सबको क्या कर दिया गया, नेपोलियन कोड ने भी के अंदर इन सबको क्या करा, हटा दिया गया। उसके बाद में क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्या कर दिया गया, नेपोलियन ने आते ही बहुत अच्छा कर दिया। एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था कि वेट एंड मेजर की प्रॉब्लम थी कि कहीं ज़्यादा 1 किलो में कोई चीज़ कम मिल रही है तो 1 किलो में कहीं क्या ज़्यादा मिलती थी। मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि 1 किलो में 10 प्याज मिल रही है किसी जगह, तो 1 किलो में 30 प्याज मिल रही हैं। तो क्या करा, नेपोलियन के आते ही उसने क्या करा, ये स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यानी अब 1 किलो में कहीं 10 प्याज मिलेंगी तो दूसरी जगह भी क्या होगा, 1 किलो में 10 ही प्याज मिलेंगी। नेक्स्ट उसने क्या करा, कॉमन एंड नेशन करेंसी विच ऑफ द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड रीजन टू अनदर। अलग अलग जगह पे मोनार्की थी, यानी बादशाहत थी, अलग जगह पे कोई और किंग रूल कर रहा है, दूसरी जगह पे कहीं और रूल कर रहा है, तो अलग अलग करेंसी थी। अब नेपोलियन के आते ही क्या कर दिया गया, एक ही करेंसी को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया गया, यानी अलग अलग करेंसी को क्या करा गया, रिमूव कर दिया गया। तो इन सबको देखकर नेपोलियन को एक जब आया तो वहाँ फ्रांस के लोगों को लगा कि नेपोलियन तो बहुत अच्छा कर रहा है हमारे लिए, वो इस तरीके की सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दे रहा है। पर होता क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। होता यह है कि ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड, इसके जो नेपोलियन था ये जो कोड लाया था 1804, इसके कुछ ड्रॉबैक थे। वो क्या क्या थे बच्चों, तो होता क्या है कि लैक ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रांस के लोगों की जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो बिल्कुल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। और क्या करता है, इंक्रीज टैक्स, यानी टैक्स क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और टैक्स इंक्रीज क्यों करता है, ये यूँ करता है क्यों, नेपोलियन क्या करता था, नेपोलियन बार बार लड़ाइयाँ करता था, कभी किसी राजा के अगेंस्ट कर रहा है तो कभी किसी राजा के अगेंस्ट कर रहा है। तो टैक्स इसलिए बढ़ाता था क्या, ताकि इसको बहुत सारी आर्मी रखना पड़े। इसके बाद उसने क्या करा, सेंसरशिप लगा दी। मैंने बताया था कि मोनार्की के टाइम पे क्या होता था कि बादशाह के टाइम पे यानी किंग्स के टाइम पर कोई भी इंसान उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। इसी तरीके से जब नेपोलियन आया फ्रांस में तो फ्रांस में नेपोलियन के अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता था। उसने क्या किया, सेंसरशिप लगा दी। यानी मीडिया जिस तरीके से आज के टाइम में मीडिया है
तो मीडिया गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रही है, इसी तरीके से क्या करेगा, सेंसरशिप लगा दी कि उसके अगेंस्ट कोई भी फ्रांस का सिटीजन नहीं बोल सकता। नेक्स्ट क्या कहा, फोर्स, यानी फोर्सली वो फ्रेंच आर्मीज़ में वहाँ के लोगों को क्या कर रहा था, भर्ती कर रहा था। तो इन सारी बातों से फ्रांस के लोगों को लगा ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो लग रहा था फ्रांस के लोगों को कि जब नेपोलियन आ गया इसने बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या कर दी गई, आसान कर दी हैं, पर कुछ उसके ड्रॉबैक थे जो मैंने आपको बताए कि किस तरीके से नेपोलियन क्या करता है, सेंसरशिप लगा देता है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्टूडेंट, यूरोप में जो होता है, यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आती है? नेशनलिज्म की भावना क्योंकि इतना डाइवर्स था यूरोप, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज बोलना, अलग अलग रिलीजन थे, तो ये डाइवर्स बहुत था। लेकिन डाइवर्स होने के बावजूद भी क्या हुआ, यहाँ पर नेशन बाई नेशन क्या हो गया है, कंट्री क्या होती गई, मोनार्की को छोड़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ने लगी। जैसे मिड ऑफ 18th सेंचुरी में नो नेशन स्टेट इन यूरोप, यूरोप में कोई भी नेशन नहीं था, यानी वहाँ पर क्या थे, किंगडम थे, यानी एम्पायर थे, अलग अलग जगह पे क्या थे, बहुत सारे एम्पायर थे, कोई नेशन स्टेट नहीं था, यानी वहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी जिस तरीके से हमारे इंडिया में होती है। यानी फॉर एग्जांपल उस टाइम पे फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई थी, लेकिन यूरोप के अंदर ऐसा नहीं था। यूरोप में क्या अलग अलग जगह पे क्या थे, बहुत सारे किंग्स हो आते थे, वो अपना रूल किया करते थे। तो वो किस तरीके से डिवाइड थे, तो किंगडम्स थे और डचेस थे और कैंटनस थे। दो कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर्ड कल्चर, और उनके कल्चर भी आपस में क्या होते थे, बिल्कुल मैच नहीं करते थे। सोचो, जब किसी रीजन के कोई भी, ना तो उनका कल्चर मैच कर रहा है, ना उनकी रिलीजन मैच कर रहा है, ना ही उनकी लैंग्वेज मैच कर रही है, फिर भी वहाँ पर क्या हो रहा है, नेशनलिज्म की क्या होती है, भावना उनके अंदर आ जाती है। पर उनमें एक जो थी सेम बात थी, वो सेम बात क्या थी, अगर इतने रिलीजन से और इतनी लैंग्वेज थी तो उसके बावजूद भी उनमें एक सेम था। सेम क्या था, वहाँ जो किंग था वो क्या था, सबका एक ही था। अगर किसी एरियाज़ पे, अगर कोई किसी एरिया पे कोई राजा अगर अपने हुकूमत कर रहा है तो वहाँ पर क्या था, वो एक ही था, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, पर उसके अंडर सारे लोग आते थे। तो उस समय क्या था, एक था हैब्सबर्ग एम्पायर, उस समय ये एम्पायर अपना रूल कर रहा था। तो उस समय अल्पाइन रीजन में क्या थे, जैसे जर्मन स्पीकिंग करते थे, और बोहेमिया में क्या थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। इसी तरीके से लम्बेरिया एंड वेनेशिया में क्या थे, इटालियन स्पीकिंग यानी इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। और इस तरीके से हंगरी में क्या होता था, हाफ पॉपुलेशन ऑफ मैगियार, यानी हाफ पॉपुलेशन ऑफ मैगियार होती थी इटली के अंदर। तो देख रहे हो स्टूडेंट, कितना डाइवर्स है यूरोप। यूरोप में अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग रीजन में, फिर भी क्या हो रहा है, वहाँ पर नेशनलिज्म की क्या हो रही है, वहाँ पर फीलिंग आ रही है लोगों के अंदर कि फ्रांस तो आज़ाद हो गया और हमें भी क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बच्चों देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये तो समझ लिया कि फ्रांस या पूरे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आ रहा है, धीरे धीरे नेशनल क्या कंट्री वाइज क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। पर उस समय की हम सोसाइटी को समझ ले रहे हैं कि यूरोप में एक्चुअल में वहाँ पर कौन सी सोसाइटी वहाँ पर रह रही थी। तो स्टूडेंट वहाँ थे, एक तो थे एरिस्टोक्रेट्स और दूसरे थे पीजेंट्स। तो एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, तो एरिस्टोक्रेट्स उस समय के क्या थे, वेल्थी पीपल ऑफ सोसाइटी, यानी अमीर लोग थे उस समय के, उस सोसाइटी के सबसे अमीर लोग थे। ऑन स्टेट्स एंड टाउन हाउस इन द कंट्री साइड, उनके बहुत बहुत बड़े क्या होते थे, टाउन हाउस, यानी बड़े बड़े घर हुआ करते थे। इनके पास में काफ़ी सोशलिजी एंड पॉलिटिकली पावरफुल, ये लोग सोशल और क्या पॉलिटिकली जो थे पावरफुल थे। इसी तरीके से द स्पोक ऑफ फ्रेंच, और ये क्या करते थे, एरिस्टोक्रेट्स क्या कहते थे, इनकी लैंग्वेज जो थी फ्रेंच थी। और ये क्या थे, यूनाइटेड ऑफ कॉमन वे ऑफ लाइफ, और ये सिर्फ अपने ही लोगों में शादी किया करते थे। ऐसे नहीं कि एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं, पीजेंट्स में शादी किया करते थे, ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ अगर हम पीजेंट्स के बारे में बात करें तो पीजेंट क्या थे, जो थे गरीब लोग थे, पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी, यानी उस सोसाइटी के सबसे गरीब लोग जो थे वो पीजेंट्स थे, यानी दबे कुचले जो लोग थे वो पीजेंट्स थे। डिड नॉट हैव मच लॉर्ड एंड द सम ऑफ इवन लैंडलेस, यानी इनके पास में क्या थी, कोई ज़मीन नहीं थी। जबकि एरिस्टोक्रेट्स के पास में बहुत सारी ज़मीनें भी थीं, लेकिन पीजेंट्स के पास में क्या था, कोई ज़मीन नहीं थी। दे वर इन मेजोरिटी,
ये लोग क्या थे, मेजॉरिटी में थे, जबकि एरिस्टोक्रेट्स क्या थे, वो जो थे माइनॉरिटी में थे, लेकिन पावरफुल थे सोशली और इकोनॉमी दोनों तरीके से। और जो पीजेंट्स थे ये मेजॉरिटी में तो थे, पर इनके पास में ना तो पावर थी, ना सोशल कोई इकोनॉमी में पावरफुल थे, ना इनके पास लैंड था। दे वर नॉट पावरफुल, क्या थे ये, कोई पावरफुल नहीं थे। तो बच्चों देखा कि किस तरीके से उस टाइम यूरोप की जो सोसाइटी थी हमारी दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तो एरिस्टोक्रेट्स में थी, दूसरी क्या थी, पीजेंट्स। पीजेंट कौन थे, बहुत सारे गरीब लोग थे, और एरिस्टोक्रेट्स में अमीर लोग आते थे। आगे देखते हैं, आगे है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बच्चों क्या होता है कि सोशल, जिस तरीके से पूरे यूरोप की सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तो एरिस्टोक्रेट्स थे, दूसरे क्या थे, हमारे पीजेंट्स थे। अब यहाँ पर तीसरी सोसाइटी इंट्रोड्यूस होती है। तो तीसरी सोसाइटी इंट्रोड्यूस कौन सी होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंग्लैंड में क्या होता है, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, 19th सेंचुरी में क्या होता है, फ्रांस और जर्मनी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज हो जाते हैं। तो ये न्यू सोशल ग्रुप जो तो इमर्ज जो हो रहा था यूरोप की सोसाइटी में, तो ये क्या कहता है, मिडिल क्लास ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या थी, वर्किंग क्लास ऑफ पॉपुलेशन थी यूरोप की, यानी ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे और अपना अपना यानी सेल्फ बिजनेस किया करते थे। तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, दे वर नेदर टू रिच नॉर सो पुअर, यानी ना तो ये बहुत अमीर हुआ करते थे और ना ही क्या होते थे, बहुत गरीब हुआ करते थे, यानी पीजेंट से थोड़ा ऊपर और एरिस्टोक्रेट से क्या होते थे, थोड़ा नीचे हुआ करते, यानी बीच के लोग थे। तो ये किस तरीके, दे वर एजुकेटेड, और ये थोड़े बहुत क्या होते, पढ़े लिखे थे। तो इंडस्ट्रियलाइज लोग थे, इसके अंदर बिजनेसमैन थे और प्रोफेशनल लोग थे। तो ये एक थर्ड जो थी इमर्ज हो जाती है सोसाइटी, यूरोप की सोसाइटी के अंदर पीजेंट्स और एरिस्टोक्रेट्स के बीच में क्या हो जाती है, एक हमारी थर्ड जो होती है, थर्ड सोशल ग्रुप इमर्ज हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। स्टूडेंट, अब लिबरलिज्म यहीं से क्या हो जाता है, लिबरलिज्म जो हम पढ़ते हैं ना, लिबरलिज्म जो वर्ड है वो यहीं से आता है, यानी सारे जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, इस सिनेरियो के बाद में लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म क्या होता है, इसको समझते हैं। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिबर। लिबर मीन्स होता है फ्री, यानी फ्री रहना। फॉर न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, क्या करते थे जो मिडिल क्लास के थे, तो उनका लिबरलिज्म का मीनिंग्स क्या था, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, यानी सबके लिए क्या होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। डन इन फ्रांस बाय नेपोलियन, जो कि फ्रांस में नेपोलियन ने बनाया है। टू टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, यानी फ्रीडम जो थी लिबरलिज्म की दो तरीके की थी, एक तो थी हमारी पॉलिटिकल लिबरलिज्म और दूसरी थी इकोनॉमिक लिबरलिज्म। देखते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या था। इन पॉलिटिकल स्फेयर में अगर हम समझें, गवर्नमेंट विद नेपोलियन कंसेंटेंट, यानी हमारी गवर्नमेंट जो होता है चाहिए वो लोगों के कंसेंट में होना चाहिए। दूसरा क्या है, एंड ऑफ द क्लरिकल प्रिविलेजेस, यानी ये बेकार की जो चीज़ें हैं, जैसे चर्च को लैंड दे देना और गरीब पीजेंट्स को या किसी को भी प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है, ये सब क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। तो ये क्या था, इन पॉलिटिकल फ्रीडम का, लिबरलिज्म का मीन्स था। इसके बाद में अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट ही क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए। कोई राजा या कोई पीजेंट्स या कोई एरिस्टोक्रेट्स या कोई राजा या कोई चर्च हमें फैसला सुनाने वाला नहीं होना चाहिए। हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक पार्लियामेंट होना चाहिए। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, इससे पहले मैंने पढ़ा कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है उसको पहले सिर्फ चर्च लोग खरीदते थे या फिर वो राजा के पास होती थी, पीजेंट्स को कोई मतलब ही नहीं होता था। तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमें खरीदने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स। पर इनकी एक प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी, पॉलिटिकल लिबर्टी डिड नॉट इंश्योर यूनिवर्सल सफरेज, यानी इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने सबके लिए नहीं ये रूल नहीं बनाया। इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ उसमें क्या हो सकते हैं, मैन हु ओन प्रॉपर्टी, जिनके पास वो लोग, यानी वो मैन यानी वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ वो राइट टू वोट रख सकते हैं, यानी वोट का राइट वही रख सकते हैं वुमेन। और जो जिनके पास में कोई लैंड यानी विदाउट प्रॉपर्टी वाले
लोग इसमें क्या कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए। डिमांडेड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, तो इसमें पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जिनके पास में क्या है, प्रॉपर्टी है, यानी लैंड ओनर्स जो हैं, और जिनके पास में लैंड नहीं है वो ये क्या कर सकते, ये डिमांड नहीं रख सकते। तो ये क्या थी, इनकी एक प्रॉब्लम्स थी। नेक्स्ट देखते हैं, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम, यानी लिबरलिज्म किसके अगेंस्ट स्टैंड था, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी मार्केट क्या होना चाहिए हमारा, फ्रीडम, यानी फ्री मार्केट होना चाहिए, यानी उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए थे। उस समय क्या हो रहा था कि अगर बंदा यहाँ से फॉर एग्जांपल जर्मनी के नंबरबर्ग शहर से अगर यहाँ जाना चाह रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 बार टैक्स लग रहा है, तो 11 बार टैक्स लगने की वजह से यानी 5% हर स्टेप पे दिया जा रहा है। तो ये टैक्स सिस्टम को हटाने, यानी फ्रीडम ऑफ मार्केट में टैक्स सिस्टम को भी हटाना चाहिए, और एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटल, यानी उस समय क्या था, 30 तरीके की क्या थी, करेंसी चलती थी, तो एक करेंसी को हटाकर सिर्फ जो कॉमन करेंसी बनना चाहिए, ये भी रेस्ट्रिक्शन हटना चाहिए। डिफरेंट मेजर ऑफ गुड्स, यानी चीज़ों को बेचने के लिए डिफरेंट मेजर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर क्लॉथ की बात करें 1 L, यानी उस समय 1 L यानी 1 मीटर टाइप से समझ लो, तो वो किसी जगह पे 54.7 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो वहीं कहीं 55.1 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये सब ख़त्म होना चाहिए। तो लिबरलिज्म स्टैंड फॉर किसके था, फ्रीडम ऑफ मार्केट के था, यानी इक्वल वहाँ पर टैक्स सिस्टम इक्वल होना चाहिए, अगर है भी तो पहली बात तो होना नहीं चाहिए, अगर है तो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद में करेंसी जो डिफरेंट टाइप की करेंसी हमारी यहाँ पर चल रही हैं, ये सब ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ ये कॉमन करेंसी होना चाहिए। और जो मेजरमेंट का हमारा पर डिफरेंट ऑफ मेजर फॉर गुड्स है, ये इक्वल होना चाहिए, ये नहीं है कि यहाँ पर कम मिल रहा है उसी जगह में वहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है, ये सब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इन सबको मैनेज करने के लिए क्या किया गया, द 1813 में क्या करा गया, कस्टम ऑफ यूनियन जॉल्विन बनाई गई। वो क्यों बनाई गई, इन सबको पीछे जो हमने पढ़ा कि किसी जगह पे क्या हो रहा है कि 30 टाइप्स की करेंसी चल रही है, कहीं टैक्सेशन सिस्टम जो है वो गड़बड़ है, कहीं टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, कहीं कम लिया जा रहा है, तो इन सबको इक्वल करने के लिए क्या बनाया गया, 1834 में एक यूनियन बनाई गई, जॉल्वरिन। तो स्टार्टेड पर्शिया एंड मैनी अदर जर्मन स्टेट जॉइन लेटर, सबसे पहले ये पर्शिया में स्टार्ट हुई, उसके बाद में मैनी अदर जर्मन स्टेट, यानी जर्मन के बहुत सारे स्टेट में क्या कर लिया गया, इसको ज्वाइन किया गया। उसके बाद में द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स को क्या कर दिया गया, जॉल्वरिन कोड ने क्या करा, हटा दिया। द रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी फ्रॉम ओवर 32, यानी जो 30 हमारी करेंसी चल रही थी उन सब को हटा के क्या कर दिया गया, सिर्फ 2 करेंसी ही रहने दिया गया। तो जॉल्वरिन कोड के अंदर सारे जो जितने पीछे ड्रामे चल रहे थे, इन सारे ड्रामों को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। प्रोमोटेड द नेटवर्क ऑफ रेलवेज, और जॉल्वरिन कोड के अंदर क्या करा गया, रेलवेज़ के नेटवर्क को बहुत अच्छा बनाया गया, ताकि एक जगह से जाने में दूसरी जगह पे बहुत आसानी हो सके। तो बच्चों देखा हमने यहाँ तक लेक्चर को काफ़ी अच्छी तरीके से स्टोरी टेलिंग वे में हमने कवर कर लिया है। बच्चों इसके बाद के कुछ पॉइंट हैं वो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। आज मैं यहीं तक लेक्चर को पढ़ाऊँगा आपको। इसके बाद में मेरे 1 या 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम पूरे लेक्चर को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ये लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा है, तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए थैंक यू।